हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। रिजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट एंड जेईई मेन दोनों के लिए। इवन जे एडवांस में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज समझिए रिजोनेंस क्या होता है। काफ़ी आसान है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आएगा, तो इसको लास्ट तक देखिए और इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली आपको जो दिख रहा है सर्किट, ये एक सीरीज आरएलसी सर्किट है और हम लोग इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किए। तो रेजोनेंस तभी होगा जब हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे आरएलसी को, सीरीज में रहेगा आरएलसी, और सप्लाई एसी दे देंगे। डीसी से रेजोनेंस नहीं होता है, याद रखना है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो एक सर्किट डायग्राम ले रहे हैं हम लोग फिलहाल अभी यहाँ पर। देखिए हम लोग का एसी सप्लाई है, बी इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी, हम लोग ले लिए एसी का सप्लाई। और ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है। इसके क्रॉस वोल्टेज को वी एल बोल दिए, इसके क्रॉस वोल्टेज वी सी बोल दिए, इसके क्रॉस वोल्टेज को वी आर बोल दिए। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्स सी बोल दिए, और एक्सएल बोल दिए इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस को। तो बेसिकली अभी अगर हम लोग इम्पीडेंस लिखेंगे इस सर्किट का, टोटल यहाँ से यहाँ तक का इम्पीडेंस, तो जेड उसको बोलते हैं। जेड क्या हो जाएगा, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स सी। ये हो जाएगा इस सर्किट का यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलिए। एक तरह से एसी का रेजिस्टेंस कोई इम्पीडेंस बोला जाता है। तो एसी रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तीनों सीरीज में है, हो जाएगा आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स सी। ऐसे लिखेंगे हम लोग इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को सर्किट का। देन आर इधर हम लोग रहने देते हैं, जे को इधर साइड में रख दिए। एक्सएल होता है हम लोग का ओमेगा एल। एक्सएल जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज ओमेगा एल। और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, याद रखना है। ये बेसिक था एसी का, आप लोग को पता होगा। देन देखिए, अब रिजोनेंस जब होता है सर्किट में, उस केस में क्या होता है, एक्सएल और एक्सी सेम हो जाता है एट रिजोनेंस। एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है। मीन्स इम्पीडेंस का इमेजनरी पार्ट जीरो हो जाता है। ये रियल पार्ट है इम्पीडेंस का आर, और जे के साथ जो मल्टीप्लाई एक्सएल माइनस एक्सी, इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस, इमेजनरी जेड। और ये है रियल जेड। तो एट रिजोनेंस क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस जीरो हो जाएगा। तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया, तभी ये जीरो होगा, है ना। एक्सएल एक्सी जीरो हो जाएगा। तो अब एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल है, एक्सी है 1/ओमेगा सी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ओमेगा इधर ले आएंगे तो ओमेगा इक्वल टू 1/√एल सी हो जाएगा। इसको ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/एल सी, सो ओमेगा इक्वल टू 1/√एल सी। और हम लोग ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एसी सप्लाई का। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं 1/2π√एल सी, बिकॉज ओमेगा होता है क्या, 2π/f। ओमेगा होता है 2π/f, तो यहाँ से आपको एफ मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एफ को 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ L/C। द मॉडुलस ऑफ इम्पीडेंस यहाँ पर हो जाएगा। अब इम्पीडेंस का वैल्यू सिर्फ जेड आर बचा, तो जेड मॉड जेड को आप आर लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये पार्ट जीरो हो गया। एंड द करंट इन इज फेज विद वोल्टेज, तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहेगा, बिकॉज यहाँ पर इम्पीडेंस का इमेजिनरी पार्ट ही जीरो है। तो आप करंट को कैसे लिखेंगे सर्किट में, आई इज इक्वल टू आई नोट इज इक्वल टू वी नोट बाई जेड, दैट इज वी नोट बाई आर। तो करंट का भी एक्सप्रेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, वी नोट बाई आर को आई नोट बोल देते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी। इस तरह से हम लोग बोल दिए इसको। ये करंट हो गया। देखिए आप, करंट का जो फेज है वही फेज वोल्टेज का है, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहता है। अब इसी कंडीशन को बोलते हैं, सच ए कंडीशन इज नोन एज रिजोनेंस एंड फ्रीक्वेंसी नोन एज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 1/2π√L/C। ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है, वेरी यूजफुल। तो देखिए अभी हम लोग को पता है जो फेज एंगल का फॉर्मूला आता है आरएलसी सर्किट में, या जनरल बता रहे हैं आपको, क्या होता है, टेन फाइव इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर इम्पीडेंस ट्रायंगल से। अगर हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाए और ऐसे, इसको हम लोग इस एंगल को फाइव बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं, इसको एक्सएल माइनस एक्सी बोलते हैं। तो इस यहाँ से हम लोग टेन फाइव लिख दिए, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है रेजोनेंस में। तो यहाँ पर टेन फाइव जीरो हो जाएगा, बिकॉज ऊपर में जीरो है, तो फाइव इक्वल टू जीरो बोल दिए। अब कॉस फाइव कितना हो जाएगा, कॉस जीरो दैट इज वन, है ना। तो कॉस फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर पीएफ, तो पीएफ हो गया वन। तो अभी एवरेज पावर जो हो जाएगा इन केस ऑफ रिजोनेंस, उसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, VRMS आई आर एम एस, कॉस फाइव होता है जनरल फॉर्मूला। अब कॉस फाइव का वैल्यू वन पुट कर देंगे, तो पावर एवरेज आपका आ जाएगा VRMS आई आर एम एस रिजोनेंस कंडीशन में।
तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट देखिए है रिस्पॉन्स कर्व ऑफ आरएलसी सर्किट। जनरली हम लोग इन जनरल रिस्पॉन्स कर्व कैसा होता है आरएलसी का, अगर हम लोग उसको एसी सप्लाई दे देते हैं तो क्या क्या वेरिएशन कैसे होता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स कर्व। तो देखिए हम लोग इधर वाई एक्सिस में एक्सएल ले सकते हैं, एक्सी ले सकते हैं, आर जेड आई सारा वेरिएबल एक साथ ले लिए, और एक्स एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी को ले लिए लॉगरिथमिक स्केल में लॉग ओमेगा बोल करके। तो अभी आप देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में बहुत आसान है, अच्छे से समझिए। एक्सी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, बिकॉज एक्सी का फॉर्मूला क्या था, 1/ओमेगा सी। एक्सी होता था 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से एक्सी और ओमेगा के बीच जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। देन देखिए ये जो ग्राफ है ये वाला ऑलमोस्ट लीनियर होता है, ये थोड़ा सा कर्व है। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, so ये इंक्रीजिंग है, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ये ग्राफ एक्सएल का है ये वाला। देन इसके बाद ये जो ग्राफ है ये एक्सएल माइनस एक्सी का है ये वाला। एक्सएल माइनस एक्सी नीचे से स्टार्ट होगा। ये जो है एक्चुअली यहाँ पर डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, वर्टिकल डॉटेड लाइन, ये है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग बोल देंगे लॉग ओमेगा नॉट, दैट इज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग आया था 1/√ऑफ एल सी। तो रिजोनेंस के कंडीशन में देखिए यहाँ पर एक्सएल और एक्सी कर्व कट कर लिया है, ये एक्सएल का और एक्सी का दोनों कट कर लिया। एक्सएल और एक्सी सेम है रिजोनेंस पर, और एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो पर आ गया एक्सएल माइनस एक्सी का कर्व। अब रिजोनेंस से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सी बड़ा है एक्सएल से, वो एक्सी ऊपर है एक्सएल नीचे है, तो यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी निगेटिव हो जाएगा। तो रिजोनेंस से पहले बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट कैपेसिटी बिहेव करता है, सर्किट कैपेसिटी रहता है बिकॉज एक्सी डोमिनेट करता है एक्सएल के ऊपर, और बाद में रेजोनेंस के बाद में एक्सएल डोमिनेट करता है एक्सी पर, तो यहाँ पर सर्किट इंडक्टिव हो जाता है। और एट रेजोनेंस सर्किट पर इंडक्टर और कैपेसिटर का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, मतलब एक्सएल एक्सी दोनों कैंसिल आउट हो जाता है रेजोनेंस पर। तो अब देखिए सर्किट का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब इम्पीडेंस देखिए सर्किट का, बिफोर ये रेजोनेंस है, ये पॉइंट रेजोनेंस से पहले देखिए इम्पीडेंस ज्यादा है, रेजोनेंस पर मिनिमम हुआ फिर उसके बाद फिर ज्यादा हो गया। तो इम्पीडेंस सबसे मिनिमम होता है रेजोनेंस पर, और उसका वैल्यू हो जाता है आर के इक्वल। देखिए आर वाले कर्व को टच कर रहा है जेड का कर्व, ये जेड जो है यहाँ पर जेड का कर्व देख सकते हैं ना, आर को टच कर रहा है। अब अगर यहाँ पर इम्पीडेंस मिनिमम हुआ तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम, तो ये करंट हो गया मैक्सिमम। ये करंट का कर्व है ये वाला ऊपर से जो नीचे आ रहा है। तो ये सारा रिस्पॉन्स कर्व होता है आरएलसी सर्किट का एसी सप्लाई देने पर। और ये डॉटेड लाइन के करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट आ रहा है वो सारा पॉइंट रेजोनेंस को इंडिकेट कर रहा है। ये पॉइंट रेजोनेंस पर मिलेगा आपको ये वैल्यू करंट का, ये इम्पीडेंस आपको रेजिस्टेंस पर मिलेगा, ये कैपेसिटर इंडक्टर का वैल्यू आपको एक्सएल एक्सी का वैल्यू आपको मिलेगा रेजोनेंस पर, और एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू आपको मिलेगा रेजोनेंस पर। ये रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं है फ्रीक्वेंसी से होता है, तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है इसलिए कांस्टेंट है। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर एक टर्म होता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बेसिकली इट मेजर्स द वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस। तो क्यू फैक्टर का वैल्यू होता है VL और VC, कोई भी ले सकते हैं हम लोग, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर। तो हम लोग वोल्टेज अक्रॉस सपोज इंडक्टर ले लेते हैं, तो IRMS × XL हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा, IRMS × R। अब आई आर एम एस कट गया, XL/R आ गया, XL होता है ω/L/R। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज को ले लेना है ओमेगा नॉट, ω0 1/LC होता है रूट का, यहाँ पर से L सब कैंसिल हो गया, 1/R√L/C। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला काफी हेल्पफुल है आप लोग के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। देन नोट पॉइंट क्या है देखिए, at resonance voltage across capacitor and inductor is 180 degree out of phase, very very important। रेजोनेंस में क्या होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, और मैग्नीट्यूड दोनों के का इक्वल हो जाता है। तो वो क्या होता है कि कैंसिल कर देता है एक दूसरे को, एंड हेंस कैंसिल ईच अदर, एंड अप्लाइड वोल्टेज टोटली एपियर्स अक्रॉस रजिस्टर। तो हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो सारा रजिस्टर के क्रॉस ही आ जाता है। देन देखिए हम लोग सर्किट डायग्राम देखते हैं सर्किट का बिहेवियर रेजोनेंस पर। ये VL VC और VR है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर।
ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा रेजोनेंस पर। और ये वी आर है, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, और ये सप्लाई वोल्टेज है एसी वाला, बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अभी जनरल फॉर्मूला आप वोल्टेज का किसी भी सर्किट में रेजोनेंस है या नहीं है, आप ये लिख सकते हैं, बी एल माइनस बी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब रेजोनेंस पर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, बी एल और बी सी का, हम लिख भी दिए यहाँ पर। ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भी इक्वल टू बी आर हो जाएगा, और उसका वैल्यू कितना है, बी नॉट साइन ओमेगा टी, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ नोट करना है क्या, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। तो करंट का जो एक्सप्रेशन होता है, वोल्टेज का एक्सप्रेशन सेम ही, मतलब फेज उसका सेम ही रहेगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। और ये उसका फेजर डायग्राम है करंट वोल्टेज का रेजोनेंस पर। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग यूज करिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखते हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और अच्छा कॉन्सेप्ट फिर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।